हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। एंड आज के हम सेशन में करने वाले हैं एक मॉक टेस्ट। जैसे इस सीरीज़ की शुरुआत में मैंने आप सब लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक सेशन ज़रूर मॉक टेस्ट का रखेंगे इस सीरीज़ के अंदर हर एक वीक। तो आज के सेशन में हम लोग डेफिनेटली एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं। दिस विल बी अ सेक्शनल टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हम लोग क्वांट्स का पूरा सेक्शन जो भी आरआरबी पीओ में आता है उसी से रिलेटेड एक मॉक टेस्ट करेंगे, विच इज़ अ सेक्शनल मॉक टेस्ट। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट रहेगा, 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे, 20 मिनट्स रहेंगे। क्योंकि आरआरबी में कॉम्पोजिट टाइमिंग होती है तो यहाँ पे हमें 20 मिनट्स इसके लिए अलॉट किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इलैबोरेटिव फॉर्म में सारे के सारे सॉल्यूशंस करवाऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 20 मिनट्स में तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग स्पीड से नहीं कर रहे हैं, बट मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तो हम लोगों को हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए। ठीक है, तो जैसे कि सब लोगों को पता है कि स्टडी नीति पे हमारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो उसी मॉक टेस्ट में से मैंने आज आरआरबी पीओ का एक सेक्शनल टेस्ट उठाना है। तो 2022 का हम ओपन कर लेते हैं बिकॉज ये लेटेस्ट वाले आए हुए हैं। तो इसके अंदर कौन का सेक्शनल मॉक टेस्ट हम लोग एक लगा लेते हैं। मॉक टेस्ट सेक्शनल आरआरबी पीओ टेस्ट नंबर 2 हम लोग लगाएंगे आज। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ना मैं न्यू इंटरफेस में ही आपको करवाऊंगी ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। तो हम लोग विदाउट एनी डिले शुरू करेंगे एंड बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ साथ कर सकते हो तो आप मेरे साथ साथ भी कर लो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास मिसिंग नंबर सीरीज का है। तो देखो यहाँ पे हर तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे अच्छे से सॉल्व करेंगे, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें कहता है, ये सीरीज हमें दी हुई है। देखो जब भी गैप हमारे पास कम हो ना, गैप हमारे पास कम हो तो आपको प्लस या माइनस देखना है कि डिजिट्स में प्लस या माइनस हो रहा है। और गैप जब भी हमारे पास ज्यादा होगा ना तो आपको देखना है कि डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैं आपको हर एक सेशन में बताती हूँ। ठीक है, अगर आपको बेसिक से कोई चीज समझनी है, कोई भी टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक मैंने इस चैनल पे कवर अप किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हो। जस्ट टाइप द नेम ऑफ द टॉपिक एंड यू विल गेट ऑन द चैनल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से तो नंबर पास पास के लग रहे हैं, बट यहाँ से एकदम ही दूर हो गया, एकदम दूर हो गया। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पहले मल्टीप्लाई लगा के देख लेती हूँ, मल्टीप्लाई या डिवाइड। 16 से मैं 8 पे गई तो मुझे पता है हाफ हो रहा है। 8 से मैं 12 पे गई तो मुझे पता है 1.5 हो रहा है। इंटू 1.5 होता है ना। यहाँ से यहाँ गई तो इंटू 2.5 हो रहा है। तो मेरे को पता है कि ऐसी एक सीरीज होती है नंबर सीरीज में जिसमें इंटू हाफ, इंटू 1.5, इंटू 2.5, इंटू 3.5, 4.5 ऐसी सीरीज हमारे पास चलती है। तो क्योंकि ये कंसेक्यूटिवली एक एक नंबर से इंक्रीज हो रहा है तो अगला नंबर क्या होगा, इंटू 3.5, और उसके अगला क्या होगा, इंटू 4.5। 30 इंटू 3.5 अगर मैं करूंगी तो 35 3 105 होता है। 105 अवेलेबल है। हम और चेक करने के लिए कि हमने सही लिखा है या नहीं लिखा, इस 105 को 4.5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105 इंटू 4 हो जाएगा 420, और 420 में इसका हाफ ऐड कर लो विच इज 52.5। आपके पास कितना आ जाएगा, 472.5। दैट मीन्स ये 105 जो था हमारा सही था। क्लियर है ये क्वेश्चन? सबको अच्छे से समझ में आ गया? तो बेसिक से हम लोगों ने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस किए हुए हैं अपने सेशंस में, बट कुछ कुछ एक क्रिस्प फॉर्म में आपको मैं साथ साथ बताती चली जाऊंगी। यहाँ पे नंबर देखो हमें पास पास के भी लग रहे हैं, दूर दूर के भी लग रहे हैं। देखो 131 से सीधा 537 हो गया। तो मैं पहले मल्टीप्लीकेशन वाली सीरीज लगा के देख लेती हूँ। 15 से 31 पे गए, इंटू 2 + 1 हुआ, इंटू 2 + 2 हुआ, हो गया, इंटू 3 + 2 प्लस कितना हुआ, 2 हुआ ना, ठीक है, इंटू 3 से अगर हम करेंगे तो 3 तो जा ही नहीं रहा, 2 32 64, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाऊँगी तो जस्ट वेट अ सेकेंड, 3 पे नहीं जा रहा, अगर मैं 2 पे करूँगी तो 2 पे चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 128 + 3, तो इंटू 2 + 4 एंड इंटू 2 + 5। यही होना चाहिए। कंसेक्यूटिवली 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो अगर मुझे चेक करना है तो मैं दोनों तरफ से चेक करके देखूंगी। 131 इंटू 2 + 4 कितना हो जाएगा, 266 हो जाएगा। 266 इंटू 2 + 5 कितना हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये बन जाएगा, और +5 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा। तो मेरा ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही बैठ रहा है। हमें सारा चेक करके देखना है।
बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ देना किसी भी चीज को, आगे वाला नंबर भी हमें चेक करके देखना है कि हमारी सीरीज सही बन रही है या नहीं बन रही। ओके, अगला देख लेते हैं। तो ये वाली सीरीज है, नंबर बहुत पास पास के लग रहे हैं, तो मैं इसमें जो है गैप निकाल के देखूंगी प्लस माइनस के थ्रू। यहां नहीं जाएंगे, उल्टा शुरू कर देती हूँ। 745 और 970 में कितना गैप है? 45, यानी कि ये 25 हो गया और ये 2 हो गया, सॉरी 1 ने 2 हुआ। 549 और 45 में कितना हो जाएगा? 49 एंड 45 ये हो जाएगा 6 ही होगा ना, 196। 380 और 549 में कितना हो जाएगा? 169 होगा। तो देखो, अगर किसी को यहाँ पे स्क्वायर्स पता है, क्यूब्स पता है हर एक नंबर के, तो आपको पता होगा ये 15 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास 12 का स्क्वायर आना चाहिए और यहाँ पे हमारे पास 11 का स्क्वायर आना चाहिए गैप में। 12 का स्क्वायर यानी 144, 11 का स्क्वायर यानी 121। 115 में जब मैं 121 ऐड करूंगी मेरे पास कितना आ जाएगा? 236, और 236 में मैं जब 144 ऐड करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 380। तो ये 380 आ रहा है, मतलब ये वाला नंबर जो हमने चूज किया है एकदम सही चूज किया है। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये ऐसी जो नंबर सीरीज होती है ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है आपको। यहां पे देखो 75 से एकदम 38 हो गया, फिर 39 आया, फिर 60 आया, फिर एकदम से 307 आ गया। मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो मैंने पहले 2 सीरीज करी है ना सिंप्लीफिकेशंस वाली, उससे सिमिलर सीरीज मुझे यहाँ पे लग रही है। सिमिलर सीरीज अगर मुझे लग रही है तो मैं मल्टीप्लिकेशन ही पहले लगा के देख लेती हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसका हाफ करूंगी, 75 का हाफ कितना होता है? 37.5 प्लस 0.5 ऐड कर दो, ठीक है, इंटू 1 + 1 हो रहा है, इंटू 2 + 2 ऐड हो रहा है ना, इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 + 2 नहीं ऐड हो रहा ना, नहीं ऐड हो रहा, ठीक है, इंटू 1.5 करके देख लेते हैं। 39 इंटू 1 इज 39 और 0.5 कितना हो जाएगा? 19.5 विच इज 58.5। ठीक है, तो इंटू 1.5 प्लस 1.5 हो रहा है। ये सीरीज वही है जो मैंने आपको पहली 2 सीरीज कराई है, इंटू हाफ प्लस हाफ, इंटू 1 + 1, इंटू 1.5 प्लस 1.5। अगला नंबर क्या हो जाएगा? इंटू 2 + 2, और अगला नंबर क्या हो जाएगा? इंटू 2.5 प्लस 2.5। क्यों? क्योंकि जितना भी मैं मल्टीप्लाई ऐड कर रही हूँ उसमें हमारे पास 0.5 का गैप यहाँ पे डेफिनेटली आ रहा है। 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 120, और 120 + 2 कितना हो जाएगा? 122, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हमें आगे भी चेक करना है तो इंटू 2.5 प्लस 2.5 भी कर लो, तो 122 इंटू 2.5 करना है, इंटू 2.5 यानी कि मेरे पास 25% होता है 1/4। 1/4 जब मैं करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा? 30 कितना आएगा? 7। हाँ, मेरे पास एग्जैक्टली यही बन रहा है। देखो 2.5 को मैंने 25% से थोड़ा सा रिलेट करके किया तो मेरे पास यही आ रहा है। बाकी इंटू 2.5 भी करना चाहो तो सिंपल कर सकते हो, इंटू 2 करोगे 244 बनेगा और 5 करोगे 61 बनेगा। कितना आ जाएगा? 2.5 ना, 305 आ रहा है ना, प्लस 2.5। ठीक है, प्लस 2.5 मैंने कर लिया था, प्लस 2.5 किया तो 307.5 आ रहा है। क्लियर? समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 44, 54, 64, 82 एंड 116। तो आपको पता है नंबर्स बहुत पास पास के हैं, पास पास के हैं तो हम लोग इसका डिफरेंस देख लेते हैं। 10 आ रहा है, 18 आ रहा है, 34 आ रहा है, यहाँ पे मुझे नहीं पता, गैप का गैप ले सकते हो। 8 आ रहा है, 16 आ रहा है। तो मेरे को यहाँ पे पता है कि 8 का डबल 16 हो रहा है। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि 8 का डबल 16 हो रहा है और ये भी देख सकते हैं कि 8 का गैप आ रहा है। लेकिन अगर 8 का गैप यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे भी आना चाहिए, तो 0 बन जाएगा। नहीं, हम लोग डबल वाले केस में चलेंगे। गैप का गैप डबल हो रहा है, मतलब इसका गैप कितना आना चाहिए? 4, इसका गैप कितना आना चाहिए? 2, क्योंकि डबल हो रहा है गैप का गैप। अगर यहां से 10 आया, 10 के गैप में 4, तो यहाँ 6 आना चाहिए, और 6 के गैप में 2 तो 4 आना चाहिए। उल्टा चले ना हम लोग, तो 44 + 4 कितना हो जाएगा? 48।
48 ऑप्शन में नहीं है, नीचे होगा कहीं। और 48 + 6 कितना हो जाएगा 54। हमने जो नंबर चूज किया है वो सही किया है। सिंपली हमने गैप का गैप निकाला है और उसमें हमने ये देखा है कि गैप का गैप जो है वो डबल हो रहा है। क्लियर? तो 48 देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ई में है। ये हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन है। देखो क्योंकि हमारे पास टाइम एक्चुअली में रीअटेम्प्ट मोड में मुझे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इतने टाइम में सॉल्व नहीं हो पाएगी डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इट्स बेटर कि पहले हम लोग अर्थमेटिक कर लेते हैं और लास्ट में जो 2 DIs आएंगे हमारे पास हम लोग वो कर लेंगे। क्लियर है? मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी इजी वाले हम लोग इस टाइमर में पूरे कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइमर में हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशंस कर लेंगे। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 80% ऑफ द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल है, उसके रेडियस का, रेडियस हम मान लेते हैं सेमी सर्कल का S है, और सॉरी R है। रेडियस कितना है? R है। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है? रेडियस का 80% यानी 4/5। सर्कमफेरेंस सेमी सर्कल की कितनी है? 180। सर्कमफेरेंस क्या होता है? टोटल एरिया। सेमी सर्कल ऐसा होता है। तो मेरे को पता है कि सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2πr। इस सर्कल की पूरी सर्कमफेरेंस होती है 2πr। मेरे को आधी लेनी है ये वाली, तो कितनी हो जाएगी ये πr, और मुझे ये लेना है, इतना मेरा रेडियस होता है, इतना और लेना है, यानी कि रेडियस का डबल। तो मेरे पास सर्कमफेरेंस कितनी बन जाएगी? πr + 2r, यही होती है πr + 2r। सर्कमफेरेंस 180 है, रेडियस मुझे नहीं पता, पाई की वैल्यू 22/7 और 2। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 14 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 36/7। 5 रेडियस मेरे पास आ गया 35। रेडियस 35 आया तो साइड कितनी आ जाएगी? 35 का 80% विच इज 28। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर निकालना है, कितना होता है? 784 होता है। किसी को स्क्वायर नहीं निकालना आता तो देखो कैसे निकालते हैं। 8 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, 2 डिजिट्स में लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट नंबर है ना, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 8 × 2, 8 4 जार कितना होता है? 30। क्या होता है 8 4 जार? 32। कितना आ जाएगा? 784। इस तरीके से हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन अ कंपनी ए इज 62.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ दैट एम्प्लॉयज इन दैट कंपनी। 62.5% कितना होता है? 5/8 होता है। मेरे परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेजेस मैंने आपको डे 2 पे बोला था कि आपको करनी है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 12.5% कितना होता है? 1/8। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास 62.5 आता है। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास 5/8 आ जाएगा। तो उसने बोला है जितने टोटल एम्प्लॉयज है कंपनी के उसका 5/8 कितने हैं? मेल हैं। तो मैं मान लेती हूँ टोटल एम्प्लॉयज है 8x, मेल कितने हो गए? 5/8 यानी कि 5x। ए की बात कर रही हूँ। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी ए एंड बी इज 9:7। ए और बी का रेशियो टोटल एम्प्लॉयज का कितना है? 9:7। हमने माना यहाँ पे कि 8x है और यहाँ पे दिया 9 है, यानी कि 9x है। तो आप एक ऐसा नंबर मान लो जो 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर मैं मान लूंगी, ऐसा एक नंबर मैं मान लूंगी। 9 और 8 का कॉमन नंबर कौन सा होता है? 72x मान लूंगी। तो अगर ये 72x बन जाएगा तो मेरे को एम्प्लॉयज कितने चाहिए? 5/8। मैंने मल्टीप्लाई किससे किया? 9 से किया, तो ये 45x हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन कर दिया मैंने क्योंकि मुझे 9 के मल्टीपल में चाहिए। ये 9 की वैल्यू 72 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 9 की वैल्यू 72 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी। क्लियर? इफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए इज 18 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। तो टोटल 8x, टोटल 72x थे, मेल 45x है, तो गर्ल्स यानी कि फीमेल्स कितनी हो जाएंगी मेरे पास? 9 8 जार 9 5 जार। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 7 27x हो जाएंगे गर्ल्स मेरे पास।
एंड हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी बी, यानी कि 56x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे दिया है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है गर्ल्स और बॉयज का वो 18 है। यहां से देखें तो डिफरेंस कितना है, 18x। किसके बराबर है, 18 के। x की वैल्यू कितनी आ गई 1, हमें 56x की चाहिए थी, तो 56x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। हमने सिर्फ लेट किया है क्योंकि ये रेशो 9:7 था और यहाँ पे हमने निकाला था 8 और 5, तो मुझे एक ऐसा नंबर टोटल में चाहिए था जो दोनों से डिवाइड हो जाए ताकि मैं रेशो में कर सकूं। क्लियर है। नेक्स्ट पे चले। Arya's age before 5 years and Ruby's age after 3 years is in the ratio 5:4. आर्या की एज 5 साल पहले और रूबी की एज 3 साल बाद का रेशो 5:4 है। रेशो ऑफ रूबीज एज 1 year ago एंड 1 year ago, मतलब 1 साल माइनस करेंगे, एंड आर्या की एज 1 year ago इज 5:7। हमें रूबी की एज निकालनी है 11 साल पहले, तो इसको हमें इक्वेशन की फॉर्म में करना पड़ेगा। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5r + 15, दैट मीन्स 4a - 5r = 35। यहाँ से हो जाएगा 7r - 7 = 5a - 5, 7 5a - 7r। इसको मैं उधर ले गई, इसको मैं इधर ले आई -2। इन दोनों को इक्वेशंस को इक्वेट करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। इक्वेट करना है ना, एक एलिमेंट सेम करना पड़ेगा। ए को हम सेम कर देते हैं, इक्वेट सबको करना आता होगा। 35 × हमें करना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 25, 175। 4 से करना है तो 28r = -8 माइनस प्लस प्लस 3r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू कितनी आ गई 61। रूबी की प्रेजेंट एज कितनी है 61 है और 11 साल पहले निकालनी है, तो 11 साल पहले कितनी हो जाएगी 50 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। 11 साल पहले की एज निकालनी है तो 11 साल पहले की एज मेरे पास हो जाएगी 50 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। ओके, आरव ने एक आर्टिकल बाय किया है एट ₹300। आर्टिकल बाय करने का मतलब क्या है, उसका सीपी कितना हो गया 300। मार्कअप प्राइस मुझे नहीं पता, 20% का डिस्काउंट उसने दिया और उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 280, तो हमें मार्कअप परसेंटेज बताना है। सेलिंग प्राइस 280 आ गया। आप सबको पता है कि जो मार्कअप प्राइस होता है, अगर मैं मार्कअप प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करती हूँ तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाता है, राइट। तो मार्कअप प्राइस मेरे को नहीं पता, डिस्काउंट मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास आ गया सेलिंग प्राइस। मान लो मार्कअप प्राइस था 100%, डिस्काउंट मैंने माइनस किया 20%, तो सेलिंग प्राइस 80% आ गया। सेलिंग प्राइस 80% हुआ ना, मार्कअप प्राइस का 80% सेलिंग प्राइस हुआ। इस 80% की वैल्यू मुझे कितनी दी है 280। मुझे क्या निकालना है, मार्कअप प्राइस निकालना है, यानी कि मेरे को निकालना है 100%, यही निकालना है। तो ये 4/5 हो जाएगा और 4 से मैं काट दूंगी तो ये 7 हो जाएगा। मेरे पास मार्कअप प्राइस कितना आया 350। मार्कअप प्राइस कितना आ गया 350। उसने मार्कअप परसेंटेज पूछा और हमेशा मार्कअप परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, कॉस्ट प्राइस। जब भी हम कोई चीज़ मार्कअप करते हैं तो हम लोग कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो अगर कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में मार्कअप परसेंटेज हुआ तो मार्कअप परसेंटेज होगा कितना, मेरे को पता है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, कॉस्ट प्राइस के इंटू 100। मार्क्ड प्राइस है 350, कॉस्ट प्राइस है 300, समझ में आ गया। ऐसी मार्कअप परसेंटेज लेते हैं तो कितना आ गया 50/3%। कितना आ गया 50/3%, ऑप्शन नंबर नीचे कहीं होगा। मार्कअप लेना है परसेंटेज का तो हम हमेशा कंपेयर करते हैं किसको, किसको कंपेयर करते हैं, मार्कअप प्राइस को और कॉस्ट प्राइस को। आई होप आपको बेसिक सबका पता होगा, बिकॉज हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट तभी करते हैं जब बेसिक्स क्लियर होते हैं, राइट। तो 50/3%, एक क्वेश्चन तो और हो ही जाएगा शायद। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग।
आद्विक ने इन्वेस्ट किया सर्टेन अमाउंट फॉर 3 years इन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 30%। अगर उसने सेम अमाउंट को 2 साल पे 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट CI पे इन्वेस्ट किया होता तो उसको 810 रुपये कम मिले होते। हमें बताना है कि आद्विक ने कितना इन्वेस्ट किया। हम मान लेते हैं कि आद्विक ने इन्वेस्ट किया, यानी कि उसका जो प्रिंसिपल था वो था X। आद्विक की इन्वेस्टमेंट थी X। उसने 3 साल के इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, विच इज X इंटू 9/10, यही निकलेगा। और अगर मैं CI की बात करूं तो CI में यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो मेरे को पता है प्रिंसिपल तो X ही है। प्रिंसिपल, सबको ये फॉर्मूला पता होगा, सबको ये फॉर्मूला पता होगा। प्रिंसिपल है मेरे पास X, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास है 25%, यानी कि 125 हो जाएगा। 125 बन जाएगा ना यहाँ पे, 125 यानी कि 5/4, 2 years -1, यही बनेगा। और वो बोलता क्या है, ये होगा 25/16 -1 X इंटू 9/16, हमारे पास क्या हो जाएगा, CI। उसने हमें क्या दिया है, डिफरेंस दिया दोनों का। SI ज़्यादा है CI से कितना, 810 रुपये। दोनों का LCM ले लेंगे 80, 72x माइनस 45x इक्वल्स टू 810। X की वैल्यू आ जाएगी 810 इंटू 80 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 27। 9 से काट देंगे 30, 3, 10। X की वैल्यू कितनी आ गई, 800 आई क्या, अच्छा 90 है ना, सॉरी, तो ये 30। X की वैल्यू कितनी आ गई, 2400। तो आद्विक ने कितना इन्वेस्ट किया था, 2400 रुपये। नीचे कहीं ऑप्शन में होगा, हम देख लेते हैं। ओके, टाइम्स अप, लेट अस रीअटेम्प्ट द टेस्ट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे थे। क्वेश्चन नंबर 15 पे थे ना, तो आद्विक को 2400 रुपये बने थे, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ये भी हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन है, इसको हम छोड़ेंगे एक बार, आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। DI हम लास्ट में करेंगे। अब हमारे पास आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट सबको पता होगा आई गेस। जिसको नहीं पता एक बार प्लीज सेशन अटेंड कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो इस चैनल पे अवेलेबल है। ध्यान दो, 2 इक्वेशंस है हमारे पास, दोनों के साइंस पहले चेक करेंगे। दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। माइनस प्लस का आंसर किस में आता है, हमारा प्लस प्लस में, और प्लस माइनस का आंसर किस में आता है, प्लस माइनस में। ये सबको पता है। x का कॉफिशिएंट है 2, तो 2 इंटू 36 कितना हुआ मेरे पास, 72। 72 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिनका एडिशन 17 हो, 72 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिनका एडिशन 17 हो, तो 9 8 72 होता है। 4 इंटू 30, दैट मीन्स 120। 120 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 7 हो। 120 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 7 हो, तो 120 यानी कि 30 इंटू 4 था, 6 इंटू 5 बोल सकते हैं। डिफरेंस हो 7, 6 2 12, 12 और कितना आ जाएगा, 30 इंटू 4 था ना, ठीक है। 6 5 30, 6 2 12, 12 2 24 और 5 नहीं बनेगा। 6 5 2 10, 10 2 20, 20 और 6 14 बन रहा है। 30 इंटू 4, तो लिखा तो मैंने सही है, 30 इंटू 4, 5 इंटू 6, इसको मैं 3 इंटू 2 कर देती हूँ। 8 इंटू कितना बन रहा है, 15 बन रहा है। 15 8 होता है, तो बड़ा वाला साइन, प्लस वाला साइन किसके आगे आएगा, छोटे वाले के। छोटे वाले क्या आता है, कॉफिशिएंट दोनों के सेम करने हैं, तो x को भी आपको 4 बनाना पड़ेगा, और अगर x को आप 4 बनाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18, 16। y की वैल्यू कितनी आ गई, 8, -15। कंपेयर कर लो, x बड़ा है, बड़ा है, x बड़ा है, बड़ा है, तो x इज ग्रेटर दैन y, ऑप्शन नंबर A। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए। प्लस प्लस का आंसर किस में आता है? माइनस माइनस में आता है ना? प्लस प्लस का आंसर माइनस माइनस में आता है या माइनस प्लस में आता है? माइनस माइनस में आता है। और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 14y, वाई से वाई कैंसिल, वाई की वैल्यू आ जाएगी 14, यानी कि प्लस 14 आ रही है। x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है, तो जाहिर सी बात है x इज लेस दैन y, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार खुद से करो फटाफट से। देखो दोनों के कोएफिशिएंट्स सेम ही है, 1 है, तो 180 इंटू 1 इज 180। 180 के ऐसे दो फैक्टर्स, सबसे पहले माइनस माइनस प्लस माइनस में आता है और प्लस प्लस माइनस माइनस में आता है। 180 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका हमारे पास प्लस माइनस डिफरेंस 3 हो, तो 180 होता है 18 इंटू 10, 9 इंटू 2, 5 इंटू 2, 3 निकालना है तो ये बन जाएगा 18 और नहीं बनेगा 45, ये हो जाएगा 180। 3 इंटू 3 होगा ना ये, 6 इंटू 5 3 ज़ार 15, 15 और 12, 15 और 12, और माइनस का साइन प्लस का साइन किसके आगे आएगा? बड़े वाले के आगे आएगा। 192 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 28 हो, 192 के ऐसे दो फैक्टर्स, तो 16 इंटू 12, 16 इंटू 12 बन जाएगा। कंपेयर कर लो, x बड़ा है x बड़ा है बराबर है, x बड़ा भी है बराबर भी है y के, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, माइनस माइनस का आंसर प्लस माइनस में आता है और प्लस माइनस का आंसर प्लस माइनस में आता है। जब भी प्लस माइनस आ जाते हैं आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। प्लस माइनस का आंसर प्लस माइनस में आता है, माइनस प्लस का आंसर प्लस प्लस में आता है, तो x कभी भी बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं। 108 के दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 3 हो, तो 108 होता है 6 इंटू कितना होता है? 12 इंटू 9 होता है, 12 और 9 आ गया। और 117 13 के टेबल से जाता है, 13 और 9 कंपेयर कर लो। x बराबर है छोटा है, x छोटा है, x या तो बराबर है या छोटा है किससे? y से। नीचे कहीं ऑप्शन ई ऑप्शन होगा, उसको हम टिक कर देंगे। सिर्फ फैक्टर्स निकालने का मतलब होता है, बाकी तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। अ वेसल कंटेन्स 250 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, 250 लीटर प्योर मिल्क कंटेन करता है। 50 लीटर मिल्क हमने निकाल लिया और ऑयल से रिप्लेस कर दिया, यानी कि ये 50 लीटर ऑयल में डाल दिया। अब मेरे पास मिल्क हुआ 200 और ऑयल हुआ 50, एंड दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड 2 टाइम्स। अब जब भी हम लोग मिक्सचर में से मिक्सचर को निकालते हैं तो मिक्सचर का रेशो हम लोग सेम लेते हैं। जैसे इसका रेशो कितना आया 4:1, तो इस मिक्सचर में से अब हम लोग 50 लीटर निकालेंगे ना, उसने 50 लीटर निकालने की बात की है ना, तो 50 लीटर मिक्सचर में से निकलेगा। जब भी मिक्सचर में से मिक्सचर निकलता है तो रेशो हमेशा सेम रहता है, मतलब निकालने का रेशो। तो 50 लीटर को भी हम 4:1 में निकालेंगे और 50 लीटर ऑयल ऐड कर देंगे, यही उसने बोला है। अब रेशो कितना आया 16:9। फिर से हम 50 लीटर निकालेंगे किसके रेशो में? 16:9 के रेशो में, क्योंकि हम मिक्सचर में से मिक्सचर निकाल रहे हैं। कितना आ जाएगा 32 और 18, और ऐड कर देंगे 50, ये बन जाएगा 128 और ये बन जाएगा 122। 122 ही बनेगा ना, 32, यस। तो हमें क्या बताना है कि ऑयल की क्वांटिटी मिक्सचर में है 122।
2 लीटर्स, नीचे कहीं ऑप्शन में होगा, ऑप्शन हम देख लेंगे। आप ये देख लो कि आपको समझ में आया है नहीं आया। सिंपली उसने 50 लीटर निकालने को बोला तो 50 लीटर निकालेंगे तो रेशो में ही निकालेंगे। पहले में क्योंकि ऑयल नहीं था इसलिए सीधा सीधा 50 लीटर निकल गया, अब ऑयल आया तो हम लोग रेशो में निकालेंगे। 122। रेशो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट एट द स्ट्रीम इज 4:1। बोट की स्पीड होती है u और स्ट्रीम की स्पीड होती है v। 4:1 यानी कि 4x और x। एक बोट ट्रैवल करती है अप स्ट्रीम 252 किलोमीटर 7 आवर्स में, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट सेम है, किलोमीटर और आर है, यूनिट हमारे पास सेम है। 7 3s are 7 6s are, और अपस्ट्रीम स्पीड हमेशा कितनी होती है? u माइनस वी, u माइनस वी यानी कि 3x। 3x की वैल्यू 36 निकली तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12, और अगर x की वैल्यू 12 हुई तो 4x की 48 और x की 12। हमारे पास ये स्टिल वाटर की स्पीड निकल गई और हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड निकल गई। क्लियर? अगर हम स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर को 25% से इंक्रीज करते हैं, इसको मैंने 25% से इंक्रीज किया, 25% यानी 1/4 और 1/4 होता है 12, तो अब हमारे पास u कितना आ गया? 60 आ गया। और v हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वही रहती है। आगे क्या पूछता है? 360 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 240 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? तो डाउन स्ट्रीम कितना होता है? u प्लस वी, और अपस्ट्रीम कितना होता है? u माइनस वी। ये भी 5 से गया, ये भी 5 से गया, आंसर कितना आ गया? 10 आवर्स, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबको? जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे करना है। सिर्फ हमारे पास जो पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट यही होता है कि हमें बेसिक्स आते हैं या नहीं आते। ठीक है? अगर बेसिक्स आते हैं तो क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो जाता है, बेसिक्स नहीं आते तो क्वेश्चन अड़ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइमिंग अभी बची हुई है हमारे पास। पाइप P अलोन कैन फिल द टैंक इन 24 आवर्स। P फिल करती है 24 आवर्स में, P और Q फिल करते हैं 15 आवर्स में, एंड PQR तीनों फिल करते हैं 12 आवर्स में। ये हमारे पास क्या है? आवर्स है यानी टाइम है। टोटल वर्क निकालेंगे और एफिशिएंसी निकालेंगे। बेसिक्स में हमने यही सीखा है, टोटल वर्क यानी कि सबका एलसीएम, सबका एलसीएम 120 निकल जाएगा। एफिशिएंसी क्या होती है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल वर्क इज 120 डिवाइडेड बाय 24 इज 5, 120 डिवाइडेड बाय 15 इज 8, 120 डिवाइडेड बाय 12 इज 10। अब इंडिविजुअल हम लोग एफिशिएंसीज Q और R की निकाल सकते हैं। P की थी 5, P और Q की थी 8, तो Q की कितनी हो जाएगी? एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, यानी वो 1 घंटे में 3 चॉकलेट्स बनाता है। एफिशिएंसी यानी कि पर आवर वो कितनी चॉकलेट्स या कितना काम कर लेता है। अगर हमारे पास दोनों की है 8 और तीनों की है 10, तो R की कितनी हो जाएगी? 2। R 2 चॉकलेट्स बनाते हैं। अब उसने बोला है Q की एफिशिएंसी को हम 33 1/3%, यानी कि 1/3 होता है फ्रैक्शन में, 1/3 से इंक्रीज कर दें। Q की एफिशिएंसी थी हमारे पास 3, उसको 1/3 से इंक्रीज कर देंगे तो मेरे पास अब एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। तो बताओ Q और R पूरे टैंक को कितनी देर में भर देंगे? टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी Q और R दोनों की लेनी है। Q की है 4, R की है 6, R की है 2, यानी 6 हो गया। टोटल वर्क हो गया 120, तो दोनों कितनी देर में भर देंगे? 20 आवर्स में। ऑप्शन नंबर बी। 20 घंटे में सारा का सारा काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ गए हम लोग? 30th पे आ गए। In how many different ways a group of 7 men and 3 women can be formed out of 10 men and 9 women? बताइए कि कैसे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो देखो 10 मेन है, 9 वुमेन है, उसमें से हमें 7 और 3 निकालने हैं। जब भी हम लोग निकालने का काम करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? 10 में से 7 निकाले, 9 में से 3 निकाले। बेसिक्स पढ़े हुए हैं। तो ये कितना होता है? फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 कैसे आया? 10 माइनस 7। फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3
यही होता है, बेसिक्स में पढ़ा हुआ है। फैक्टोरियल 7 यही होता है। तो फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है 6, और कितना हो जाएगा 6 6 जार 36, ये कट जाएगा 4 पे, 9 4 जार 36 होता है और 4 कट जाएगा 2 पे। अब ये हो गया 20 को मल्टीप्लाई करना है 9 इंटू 8 इंटू 7 से, तो 9 7 जार 63 इंटू 8 करना है यानी 10 माइनस 2 करना है, 630 माइनस 126 कितना हो जाएगा मेरे पास 120 यानी कि 510, 504 10080। तो इतनी वेज है जिसमें हम लोग इनको चूज कर सकते हैं। सिर्फ 10 में से 7 निकालने और 9 में से 3 निकालने, और कुछ भी नहीं हमने किया। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, यू हैव टू डिटरमाइन कि कौन सी स्टेटमेंट नेसेसरी है निकालने के लिए। स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, दोनों में से कोई भी, दोनों इकट्ठी या कोई भी नहीं। नीचे वाले ऑप्शंस हमने देख लिए, अब हम लोग सिर्फ इतने से काम चलाएंगे, ठीक है। उसने बोला है 2 वेसल्स हमारे पास हैं ए और बी, जिसमें मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, और टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बोथ द वेसल्स में कितना है 610, यानी कि ए और बी का टोटल मिक्सचर कितना है 610। हमें मिल्क निकालना है ए में, ए का मिल्क हमें नहीं पता, ये निकालना है। स्टेटमेंट 1 बोलती है कि रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल बी इज 5:4। मिल्क इन वेसल ए और वाटर इन वेसल बी का हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया 5:4। क्या हम इस रेशियो को यूज करके निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास ए और बी का पहली बात तो इंडिविजुअल क्वांटिटीज नहीं है, दूसरी बात इंडिविजुअल रेशियो नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 से तो आंसर निकलेगा ही नहीं अकेली से। और अगर स्टेटमेंट 1 अकेले से आंसर नहीं निकल रहा, तो ईदर और वाला जो केस होता है कि या तो 1 या तो 2, वो भी कैंसिल, क्योंकि 1 से आंसर निकल ही नहीं रहा, तो 2 ऑप्शंस हमारे कैंसिल आउट हो गए। स्टेटमेंट 2 में बोलता है क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल ए इज 44% मोर देन दैट ऑफ बी। बी से 44% ज्यादा है, हम मान लेते हैं बी में है 100%, तो ए में कितना हो जाएगा 144%, 44% ज्यादा है, तो 244% की वैल्यू मेरे पास 610। 244% की वैल्यू जब मेरे पास आ गई, तो मैं यहां से ए की क्वांटिटी भी निकाल सकती हूं और मैं यहां से बी की क्वांटिटी भी निकाल सकती हूं। क्वांटिटीज टोटल मिक्सचर की मेरे पास अलग अलग आ चुकी हैं, लेकिन क्या यहां से मैं ए का मिल्क निकाल सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे पास ए का मिल्क और वाटर का रेशो ही नहीं है। तो अकेली स्टेटमेंट 2 से भी आंसर नहीं आ रहा, अकेली स्टेटमेंट 2 से आंसर नहीं आ रहा, तो अब हम ट्राई करेंगे कि क्या दोनों स्टेटमेंट्स मिला के आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। यहां से हम लोगों ने दोनों की क्वांटिटीज निकालनी। अब जाहिर सी बात है कि अगर दोनों का रेशो हमें पता हो मिल्क और वाटर का, तो हम ए का मिल्क निकाल लेंगे, दोनों का, या फिर सिर्फ इसका ही रेशो पता हो। क्या हमें रेशो पता है इसका इंडिविजुअली? हमें रेशो भी नहीं पता, क्योंकि हमें ए और बी का रेशो पता है, ए का मिल्क और वाटर का रेशो नहीं पता। जब तक हमें ए का रेशो नहीं पता होगा तब तक हम आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हम बोथ स्टेटमेंट्स यूज करके भी इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। मुरली ने इन्वेस्ट किए 4750 इन अ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम एट द रेट ऑफ R% फॉर 2 years। तो मुरली ने 4750 इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम में एट अ रेट ऑफ R%, हमें परसेंट ही नहीं पता, और 2 years में। तो यहाँ पे देखो, हमें प्रिंसिपल पता है, हमें टाइम पता है, लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं पता। जब तक हमें इंटरेस्ट ही नहीं पता होगा तब तक हम आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे क्योंकि 2 वैल्यूज मिसिंग है, एक तो इंटरेस्ट की वैल्यू और एक आर की वैल्यू। तो जब भी 2 वैल्यूज मिसिंग होती है आंसर नहीं आता। तो स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं आएगा अलोन से, और इधर और केस भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 से आंसर नहीं आ रहा।
सेकंड से देखो, रवि ने इन्वेस्ट किए सर्टेन अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट स्कीम में एट द रेट ऑफ R% per annum for 3 years and after 3 years he received the total amount which is 150 more than the amount invested. तो अब जो 3 साल बाद उसको अमाउंट मिली वो 150% है किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल उसने इन्वेस्ट किया x फॉर एग्जाम्पल, और कितने परसेंट पे? R% पे 3 साल के लिए। अब 3 साल बाद उसको जो अमाउंट मिली, अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो हमने ऐड किया, प्रिंसिपल भी करना पड़ेगा। ये है 150% मोर देन, 150% मोर देन यानी कि 250% हो गया। 250% किसका? प्रिंसिपल का। यही होगा। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगी 3 से 3 कैंसिल, 50, x से x कैंसिल, r की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 50। यानी कि रेट हमारे पास इस क्वेश्चन से डेफिनेटली आ रहा है। रेट हमारे पास आ रहा है तो स्टेटमेंट सेकंड को यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मेरे को लगता है मैं क्रॉस करूंगी तो स्क्रीन उड़ जाएगी, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 32 तक हमने कर लिया, बाकी फिर कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट पड़ा है, कोई बात नहीं। क्लियर? ये भी कर ही लेते हैं। The ratio of the base to the height of the parallelogram is 5:3 and sum of area of parallelogram and the circle is 1626. Area of parallelogram plus area of circle कितना है? 1626। और पैरेललोग्राम की बेस और हाइट का रेशो कितना है? 5:3। यही बोला गया है। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ये निकालना है। यहां पे हमें पता है कि दोनों का एडिशन है 1626 और इन दोनों का पैरेललोग्राम का बेस और हाइट गिवन है। बेस और हाइट गिवन है तो उससे हम लोग एरिया तभी निकाल सकते हैं जब कोई और एलिमेंट हमें गिवन हो। जब एरिया गिवन हो या फिर बेस और हाइट अकेले गिवन हो तभी हम लोग पैरेललोग्राम का इंडिविजुअल एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन से ना तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं ना एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही इनसफिशिएंट है। तो स्टेटमेंट अलोन 1 से आंसर नहीं आ रहा, इधर और भी आंसर नहीं आएगा। या तो सेकंड से आंसर आएगा, या दोनों से आएगा, या दोनों से नहीं आएगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। स्क्वायर की जो साइड है वो रेडियस का डबल है। एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 168। पेरीमीटर कितना होता है? 4 साइड कितना है? 168 है। साइड की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 42। और यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस हमारे पास आ जाएगा और वंस हमारे पास रेडियस आ गया तो मैं सर्कल की वैल्यू अपने आप निकाल सकती हूँ एरिया की। तो स्टेटमेंट सेकंड से मेरा आंसर निकल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है? एक बार इसको देख लो। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो एंड आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इसके अंदर। क्लियर है? क्रॉस करूंगी तो उड़ जाएगा, फिर हम नई स्क्रीन पे आके काम करेंगे। 33 तक हमने कर लिए, 2 DI हमारी बची है और ये बाकी के क्वेश्चन बचे हैं। आई न्यू दैट, इसलिए मैंने एक और स्क्रीन आप लोगों के लिए खोल के रखी हुई थी, बिकॉज फिर दोबारा रीअटेम्प्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, इसको हम पूरा कर लेते हैं। इस पे हम लोग टेस्ट अपना रिज्यूम कर लेंगे। मेरे पास 2 IDs का एक्सेस था, सो पॉसिबल हो पा रहा है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होता ये चीज़ करना। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। टेस्ट नंबर 2 हमने किया था ना? ओके।
लेट्स सी, हम लोगों ने 34 तक किए थे ना, 33 तक किए थे, ठीक है, 34 से करना है हमें। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी क्वांटिटी किस क्वांटिटी से बड़ी है। सबसे पहले एक बॉक्स में x रेड बलून्स हैं, ऑरेंज बलून्स y हैं, और येलो और ऑरेंज बलून्स दोनों को मिला के 2y+1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बलून इज 2/5 एंड अ येलो बलून इज 1/3। सबसे पहले देखो, ऑरेंज है हमारे पास y और ऑरेंज प्लस येलो कितना है 2y+1, तो येलो हम निकाल सकते हैं, दोनों में से ऑरेंज को माइनस कर दो विच इज y+1, निकल गया। अब जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ पिकिंग अ रेड बलून, पिकिंग अ रेड बलून मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हैं, रेड बलून मैंने पिक किया, फेवरेबल आउटकम क्या है x, और अपॉन टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं x + y + y+1, किसके बराबर है 2/5 के। येलो बलून इज 1/3, येलो हमने पिक किया, टोटल आउटकम हमारे पास कितना है और वैल्यू कितनी है 1/3। देखते हैं x बड़ा है या y बड़ा है, क्योंकि रेड बलून की वैल्यू x है और y बलून यानी कि y+1 की वैल्यू देखेंगे, कंपेयर करेंगे। ये हो जाएगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, माइनस प्लस माइनस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, यानी y की वैल्यू 4 है, तो येलो बलून्स कितने हो गए 5, और y की वैल्यू अगर 4 है तो इसमें इसका x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2y+1 इज 9, या सीधा इसमें रख दो ना, इस इक्वेशन में रख दो, x - 4 = 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो रेड बलून्स कितने हैं 6, क्वांटिटी 1 हमारे पास है 6 और क्वांटिटी 2 है 5, तो बड़ी कौन सी हुई, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, अगला देख लो। The time taken by the boat to cover 150 km downstream is equal to the time taken by boat to cover 90 km upstream, ठीक है, and the speed of the stream is 10 km/h। 150 km डाउनस्ट्रीम यानी कि u + v इक्वल्स टू 90 km अपस्ट्रीम यानी कि u - v, और स्ट्रीम की स्पीड है 10, ये हो जाएगा 3 5 स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना आ गया हमारे पास 40, क्वांटिटी 1 की वैल्यू है 40। अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड्स एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 125, हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है km/h में। सबसे पहली बात है मीटर/सेकंड में है, तो जब आंसर आएगा उसको हम लोग km/h में अपने आप कन्वर्ट कर देंगे। ट्रेन ने क्रॉस किया, टाइम गिवन है, लेंथ गिवन है, यानी डिस्टेंस गिवन है, तो स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और क्योंकि हमें मीटर/सेकंड से km/h में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय करेंगे 18, 5/18, 18 डिवाइडेड बाय 5 से करेंगे, 2 जार 25 जार 25 ही होगा। स्पीड कितनी आ जाएगी 50 km/h। तो क्वांटिटी 1 है 40, क्वांटिटी 2 है 50, तो कौन सी क्वांटिटी बड़ी हुई, क्वांटिटी सेकंड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ऑप्शन नंबर बी या सी या डी में आंसर होगा, वो हम देख लेते हैं। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लो, Alia invested 3,000 in compound interest at X% interest per annum for 2 years and after 2 years interest उसको मिला 1320। उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया, सिंपल सी बात है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1320, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, प्रिंसिपल 1 + r/100 टाइम -1
प्रिंसिपल हमारे पास है 3000, रेट हमारे पास है x%, टाइम हमारे पास कितना है 2 साल, -1, यही है। ये मल्टीप्लाई है तो इसको कैंसिल कर देंगे, 3 4s are 100, 44/100 हो जाएगा। तो 22/50, 11/25, 1 + x/100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसमें +1 कर दो, 36/25, 36/25 यानी कि 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 6/5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, क्या वैल्यू आ गई, 1/5, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी क्वांटिटी 1 का आंसर कितना आ गया 20। मैंने सिर्फ सॉल्व किया और कुछ भी नहीं किया, आई हैव डन नथिंग एल्स एक्सेप्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये जो सिंप्लीफाई किया इसको। सेकंड बोल रहा है जानू ने इन्वेस्ट की सर्टेन अमाउंट इन अ सिंपल इंटरेस्ट एट y% पर एनम फॉर 4 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया और 4 साल बाद अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट यानी कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल उसको रिसीव हुआ विच इज 160% मोर देन द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब प्रिंसिपल। तो वैल्यू ऑफ y बताना है। सबसे पहले देखो उसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, इंटरेस्ट निकला और हमें अमाउंट के लिए क्या चाहिए, प्रिंसिपल और चाहिए, और ये जो अमाउंट है वो 60% ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, यानी कि इन्वेस्टमेंट का 160% है। यही बात हुई, 8/5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x यानी कि p है ना, p सारों में कॉमन निकाल के आप कैंसिल कर सकते हो, ये हो जाएगा 3/5, y की वैल्यू निकल जाएगी 15, कितनी निकलेगी 15। तो क्वांटिटी 1 बड़ी है, क्वांटिटी 2 बड़ी है, मुझे दिख रहा है कि क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सिंप्लीफिकेशन, 121 डिवाइडेड बाय 1/0.4, 1 डिवाइडेड बाय 0.4 कितना होता है, 10/4 कितना होता है, 0.4 यानी कि डेसिमल ऊपर ले जाओ, 5/2 होता है, 5/2 यानी कि 2.5 होता है, तो सीधा सीधा 125 डिवाइडेड बाय 2.5 50 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आई 50, 19 का स्क्वायर 361, 4/5 ऑफ x प्लस 15 का 20% 3, तो ये देख लो ये कितना बन गया टोटल, माइनस किया 3, 407 बना, क्या 8 बना ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 510, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ओरली भी इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा लिख के भी कर सकते हैं। इलेवन 2/3 प्लस 4 3/2 माइनस 4 2/3, ये देखो 4 2/3 2/3 कॉमन है, तो 11 - 4 करेंगे विच इज 7, 2/3 कॉमन था, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं प्लस 4 3/2 इक्वल्स टू x इंटू 2 1/2। सॉल्व कर लो, यही आ जाएगा, यही आएगा ना, ठीक है, ये हो जाएगा 6, 3 15 हो जाएगा, 15 ही होगा क्या, व्हाट एम आई डूइंग, 3 से करेंगे 33, जस्ट वेट अ सेकेंड, 4 2s are 8 प्लस 3 11/2,
7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 2 इज़ 23/3, ठीक है। 6 मैंने लिया और ये आ जाएगा 4 3/2, 7 2/3, 21 प्लस 2 इज़ 23, 5/2, 6 आ गया, इंटू 2 किया, इंटू 3 किया, दिस इज़ 9, 79. There's something wrong which I've done. Let me just check once. 11 2/3, 2/3 मैंने कॉमन निकाला, ठीक है। 2 1/2 सही लिखा। 11 और 4 is 7, 7 2/3 प्लस 4 3/2, 3/2 यानी 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11, ठीक है। 11 तक मैंने सही किया। उसके बाद ओके, दिस वॉज नॉट इन मल्टीप्लीकेशन ना, हम लोग इसको ना पूरा सही से सॉल्व कर लेते हैं यार। जस्ट समथिंग इज रॉन्ग विद मी। कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी हो गई। एंड आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यहाँ से 21/3 प्लस 11/2 इक्वल्स टू 5/2x निकला और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 5, 15, 5 ज़ार, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इतने में तो आपने ही कर लिया होगा सॉल्व, जितना टाइम मैंने लगा दिया। 130% ऑफ 13 5 ज़ार कितना होता है? 650 डिवाइडेड बाई 12 है, इंटू कितना है, सॉरी इंटू कितना है, 216 किसका क्यूब रूट होता है? 6 का। x इंटू 25, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 25 2 ज़ार कितना हो जाएगा? 50, 150 और 2 से ही कैंसिल होगा ना, 25 2 ज़ार 50, 50 और 150 6 पे जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13, ऑप्शन नंबर 1। 39 हो गया ना, 40। 2197 किसका होता है? 13 का क्यूब होता है, और यहाँ पे 13 का क्यूब भी डिवाइड में है, तो सारा कुछ डिवाइड में, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। 6300 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 900, 900 से ये जाएगा 7 पे, तो 7 इंटू 80 कितना होता है? 560, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल। अब हमें करनी है अपनी डेटा इंटरप्रिटेशंस, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करना है, तो इसका हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टेबल गिवन है जिसके अंदर कुछ कुछ फ्रूट्स सेल किए हैं उसने, एप्पल, ऑरेंजेस एंड मैंगो, 5 सेलर्स ने सेल किए हैं, और हमें दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू मैंगो सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉप्स। तो यहाँ पे एप्पल का परसेंटेज दिया टोटल के रिस्पेक्ट में, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स दिए हैं कितने सेल किए हैं, और रेशो दिया है ऑरेंजेस और मैंगोज का। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स पांचों शॉप्स ने सेल किए हैं 2500, तो ये जो परसेंटेज है ये वाला, ये 2500 के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है ना टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स का, तो ये भी टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक बार हिंदी वाले देख लो, ज़्यादा कुछ इसमें ऐसे देखने वाला है नहीं, बट एक बार फिर भी देख लो, क्योंकि हम क्वेश्चन इंग्लिश में ही सॉल्व करते हैं हमेशा। क्लियर? इसका हम लोग ना डेटा थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 2500 तो हमारा टोटल था ना, देखिए 2500 टोटल था, ओके। शॉप्स हमारे पास है A, B, C, D और E। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल उसने कितने फ्रूट सेल किए, उसमें से एप्पल्स, टोटल में से एप्पल्स कितने थे, और फिर ऑरेंजेस कितने थे, और फिर मैंगोज कितने थे। क्लियर? देखो टोटल थे 2500, 2500 का 25% ए ने सोल्व किया, 25 इंटू 25 650। 2500 का 20% बी ने सेल किया, 2500 का 12%, 25 इंटू 12 हो जाएगा 3, 300 सी ने सेल किया। 25 इंटू 18 यानी कि 20 माइनस 2 यानी कि 500 माइनस 50 यानी 450,
और 25 इंटू 25 इज 625। मैंने 650 क्यों लिखा ऊपर? सारा ही रिलेज हो गया यार। पच्चीस इंटू 20 इज 500। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 125 और 117 और पूरा हो गया। ठीक है, टोटल में से एप्पल्स कितने हैं? 20%, यानी 625 का 20% कितना हो जाएगा? 125। 35% 175। 25% 75। 50% 225 और 40% कितना हो जाएगा? 125 250। इतने एप्पल्स उसने इस टोटल में से सेल कर लिए। अब उसने ऑरेंजेस और मैंगोज का हमें रेशो दिया है कितना? 3:1। 3:1 दिया है, तो यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा, टाइमिंग पॉज नहीं होगा क्या? चलो कोई बात नहीं। 3:1 दिया है, यानी कि जो बचा हुआ अमाउंट है ना, उसको 3:1 में हमें डालना है। हम रेशो इसका लिख के रख लेते हैं ताकि हमारा टाइमर ना ओवर हो जाए। 625 में से 125 गए, बचे 500। 500 को 3:1 में करेंगे। 500 को 3:1 में किया तो मैंने किया 60 और 20% ना, ये तो 125 आ जाएगा, 375 आ जाएगा। सिंपल, रिमेनिंग को इस रेशो में डिवाइड करना है। फिर रिमेनिंग कितना बचा मेरे पास? 25। 325 को हमें डिवाइड करना है 7:6 में ना। ठीक है, तो रेशो को टोटल ऑफ रेशो से डिवाइड करना है। 13 2 जार 26, 13 5 जार 25 इंटू 7 175 एंड 25 इंटू 6 इज 150। रिमेनिंग मेरे पास कितना बचा? 25%। रिमेनिंग मेरे पास कितना बचा यहाँ पे? 125। 125 को मुझे 4:5 में करना है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। तो 4 की वैल्यू 60, 5 की वैल्यू 75। रिमेनिंग 225 को 2:1 में करना है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75। 2 की वैल्यू हो जाएगी 150 और 2:3 में करना रिमेनिंग को। रिमेनिंग मेरे पास बचता है 60 यानी कि 60%। 24, छोड़ो इसको, ऐसे इधर से ही करते हैं। 375 को 5 से डिवाइड किया। 75 इंटू 2 इज 150। 75 इंटू 3 इज, पूरा हो गया क्या? आई गेस हो गया है। एक बार ये आप टेबल देख लो, फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइमर अप होता तो हो जाए। ओके, टेबल एक बार ध्यान से देख लो। क्या सबको समझ में आ गया? यहाँ कुछ गड़बड़ किया ना मैंने। सी के अंदर मैंने कुछ गड़बड़ किया। वेट, हमारे पास सी में 25% थे ना, और 4:5 में है, तो 25%। तो मेरे पास बचता कितना है? इसको मैं रिज्यूम कर लेती हूँ टेस्ट को। सी में कुछ गड़बड़ हुआ है, टोटल सही नहीं आ रहा है। ठीक है, बचता है हमारे पास 225। सॉरी फॉर दिस, 25 इंटू 4 इज 100 एंड 125। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अब हमारे पास सारा डेटा आ चुका है। जो क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक डीआई हमारी बचेगी, वो भी हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे था ना, 6 पे थे हम लोग। Find the ratio of total number of apples sold by C and D to total number of oranges sold by B and D. C और D के apples और B और E के oranges. C और D के apples, C और D के apples कितने हो गए? B और D के oranges, B 175, कितने हो जाएंगे? 225, which is so 9
3:2, 3:2 हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा 3:2 मैंने कुछ बी, सी और डी के एप्पल्स और बी और ई के ऑरेंजेस है ना, बी और ई के 325, 5 से करेंगे तो ये 60:65, दैट मीन्स ये 12:13। तो 12:13 यहाँ पे अवेलेबल था ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लो, अगर नंबर ऑफ मैंगोज जो बी ने सेल किए हैं वो 40% है किसके, एच के 40% हैं। पहले इतना करते हैं, बी के जो एप्पल्स हैं, ये रेज कर दूं, बी के जो एप्पल्स हैं वो एच का 40% है, तो एच के एप्पल्स कितने आ गए, एप्पल्स ही बोल रहे ना, ठीक है, इतने आ गए एच के एप्पल्स, 40% ही बोला गया था ना हम लोगों को। देख लेते हैं, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बाय एच इज 80% द नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड बाय एच। तो नंबर ऑफ एप्पल्स जो एच के हैं वो कितने परसेंट ज़्यादा है नंबर ऑफ मैंगोज जो डी के हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ तक हमने कर लिया था, एप्पल सोल्ड बाय एच इज 80% ऑफ द मैंगोज सोल्ड बाय एच। जो एप्पल्स एच के हैं वो 80% है मैंगोज एच के। इस 40% ऑफ ठीक है मैंगोज एच के। उसके बाद मैंगोज कितने आ गए, यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ की क्या, लेट मी जस्ट सी, मैं क्वेश्चन देख लूँ मैं दोबारा से ना, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। मैंगो सोल्ड बाय बी इज 40% ऑफ द मैंगो सोल्ड बाय एच। मैंगो थे, मैंगो सोल्ड बाय बी था, मैंगो सोल्ड बाय बी इज 40% ऑफ मैंगो सोल्ड बाय एच। और उसके बाद क्या बोला था, मैंने एप्पल ले लिए थे गलती से, एप्पल बाय एच इज 80% ऑफ मैंगोज ऑफ एच। एप्पल ऑफ एच कितने हैं, 4/5 ऑफ मैंगोज ऑफ एच। तीन 300 है ना, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, जो एप्पल है एच के वो कितना परसेंट ज़्यादा या कम है मैंगो डी के। मैंगो डी के कितने हैं, मैंगो ऑफ डी इज 75। एप्पल कितने ज़्यादा है ये बताने हैं, तो एप्पल कितने ज़्यादा है, 225 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, 300% ज़्यादा है, ठीक है, 300% ज़्यादा हो गए। ऑप्शन नंबर 300% ज़्यादा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लो, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स बाय सी एंड टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज बाय ई। एप्पल्स और मैंगोज बाय ई देख लेते हैं, एप्पल्स एंड मैंगोज बाय ई, एप्पल्स मैंगोज 475 और टोटल ऑफ सी है 300, दोनों का डिफरेंस कितना है 175 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लो, इफ द नंबर ऑफ ग्रेप्स सोल्ड बाय शॉप सी इज 125 मोर दैन नंबर ऑफ ऑरेंजेस बाय शॉप सी। शॉप सी के ऑरेंजेस ऑफ शॉप सी कितना है, 100 है, उससे कितना ज़्यादा है, 125 ज़्यादा है। तो ग्रेप्स कितने आ गए, 225। आगे क्या बोलता है,
and the number of grapes by B is 4/7 of the apple of B. 4/7 of apple of B. ग्रेप्स ऑफ बी कितने आ गए? 100 आ गए. अब रेशो निकालने कोई बोलेगा आई गेस. नहीं, हाँ, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्रेप्स बाय शॉप सी टू बी. सी टू बी के ग्रेप्स का रेशो 25 से काट दिया, 9:4 आ गया. ऑप्शन नंबर बी. इफ द सम ऑफ द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस बाय ई, फाइंड द सम निकालना है. एप्पल ऑरेंजेस ऑफ ई एंड ऑरेंजेस एंड मैंगोज ऑफ ए. एप्पल ऑरेंजेस ऑफ ई, एवरेज and oranges mangoes of A. इसका एवरेज निकालना है तो ये हो जाएगा 975 डिवाइडेड बाई 2, 427.5. 427.5 ही आएगा ना. लेट मी सी. एप्पल्स एंड, एक बार दोबारा से चेक कर लेती हूँ. 4 ऑरेंजेस था क्या? $400 था. 450 आएगा. 450 आएगा. ऑप्शन नंबर ए. अब मेरे पास एक और DI रहती है, वो हम देख लेते हैं कौन सी है. ये मैंने कर लिया. क्वेश्चन नंबर 16 से इसका भी डेटा निकाल लेते हैं. आई गेस तब तक टाइम ही ओवर हो जाएगा. देखो डेटा में बोलता क्या है. हमें पाई चार्ट में दिया है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टफ्ड बंस पोटैटो और पनीर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट मंथ्स, दैट इज जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. एंड ऑल्सो टेबल में हमें दिया है डिफरेंस बिटवीन पोटैटो और स्टफ्ड पनीर बीन्स का डिफरेंस दिया है. ये हमें टोटल स्टफ्ड बीन्स बताए हैं कि कितने हैं डिफरेंट मंथ्स में और इनका रेशो कितना है, इनका डिफरेंस कितना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके एक बार इसको कैंसिल आउट कर दूंगी, फिर हम दोबारा से रिज्यूम कर लेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो. हिंदी वाले एक बार देख लो, फिर हम लोग इसकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पहले. ये हम पहले भी कर सकते थे, चलो कोई नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1250 थे, उसको हमें डिवाइड करना है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. यहाँ पे टोटल बीन्स आ जाएंगे, फिर पोटैटो बीन्स आ जाएंगे, फिर पनीर बीन्स आ जाएंगे और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लिख लेंगे हम लोग. ठीक है, डिफरेंस पहले लिख लेते हैं. कितना है? 150, 250, 140, 160 और 100. और यहाँ पे निकाल लेते हैं इंफॉर्मेशन. 1250 का 17%. 17%. 25 से काट देंगे 4, 25 से काट देंगे 10, 5/2. 17% ही बोला है ना हमें, तो 17%. 25 से काटेंगे 50 आएगा ना. 50 और 25 आया. 4, 2 तो फिर भी बच रहा ना. फॉरगेट इट. ये उसमें क्यों जा रहा है पॉइंट्स में?
लेट मी चेक, 17% ही निकालना है ना। 1250 हैं जिसमें जून के हमारे पास 17% हैं। 17%, मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? मैंने काट ही गलत दिया इसको। 5 से काटेंगे 20 पे जाएगा 2.5, तो अभी भी 2.5 ही आ रहा है। 250। $12.5 आ रहा है सीधा सीधा, इंटू हमें 17 करना है। तो ये पॉइंटर्स में जा रहा है, हम बाकी एक बार कर लेते हैं फिर इसको लास्ट में करते हैं। 25% हमें अप्रॉक्सीमेटली फाइंड करना है क्या? सबसे पहले 1250 का 20% देख लो। सितंबर में 20% कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। इजी इजी वाला पहले कर लेते हैं। अब इतने क्वेश्चंस कर लिए ना, दिमाग चलना ही बंद हो गया। उसके बाद हमें करना है 125 इंटू 25। ये 25% हम जुलाई का निकाल रहे हैं। 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, और जुलाई का हमें दिया है ना, हमें टोटल थोड़ी ना दिया है। जुलाई का हमें दिया है कितना है? 1250। क्या कर रही हूँ? ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई एम रियली सॉरी। क्वेश्चन इतने कर लिए कि दिमाग ही घूम गया। 1250 जुलाई का दिया है, ठीक है, और 25% की वैल्यू हमें 1250 दी है, तो 20% की कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 4 दैट इज 1000 हो जाएगी। सत्रह % की कितनी हो जाएगी? 25 3 5 ज़ार 17, 5 ज़ार 8, 850 हो जाएगी। पहले ही कर लेती, मैं कहाँ उलझ रही थी, मुझे खुद ही समझ नहीं लगी। 14% की कितनी हो जाएगी? 50 इंटू 14 700 हो जाएगी। और 24 की कितनी हो जाएगी? 24 ही है ना। 50 इंटू 24 इज 1200, 1200 ही है ना, 1200 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हमने निकाल लिया। अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं, टाइम ही कम बचा हमारे पास, कोई बात नहीं, जितने हो सके। जो इजी क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, जो डिफिकल्ट है वो मैं खुद करा देती हूँ, क्योंकि टाइम कम बच रहा है। अब इसके बाद हम रीअटेम्प्ट भी नहीं कर सकते। द नंबर ऑफ पोटैटो स्टफ्ड बीन्स प्रोड्यूस्ड इन जून इज मोर दैन द नंबर ऑफ पनीर स्टफ्ड बीन्स प्रोड्यूस्ड इन जून। पोटैटो बीन्स पनीर बीन्स से ज्यादा है जून के अंदर। पहला क्वेश्चन करा देती हूँ। पोटैटो बीन्स ज्यादा है पनीर बीन से, तो यहाँ पे 850 था पोटैटो और पनीर। उसने बोला है पनीर पोटैटो बीन ज्यादा है, यही बोला है ना, पोटैटो बीन ज्यादा है, तो 150 ज्यादा हो गए क्योंकि दोनों का डिफरेंस 150 था। बचे कितने? 700। 700 को हाफ हाफ कर दो, 450 आ गए और 300 आ गए। अब आगे क्या पूछता है? The number of पनीर स्टफ्ड बीन्स इन जून, पनीर स्टफ्ड बीन्स जून में है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इन अगस्त। पनीर इन जून कितना है? 300। टोटल इन अगस्त कितना है हमारे पास? सॉरी 350। और ये 700 कितना परसेंटेज आ गया? 50%। 50% आ गया। ऑप्शन नंबर डी आ गया। Average number of paneer stuffed beans produced in September and October is 615. Then find the difference between the number of potato stuffed beans produced in September and October. उसने एवरेज दिया है पनीर स्टफ्ड बीन्स का सितंबर और अक्टूबर का 615। सितंबर अक्टूबर का एवरेज था 615, तो टोटल ऑफ पनीर कितना आ जाएगा? 615 इंटू 2
330 आ जाएगा टोटल ऑफ पनीर सितंबर अक्टूबर, यही आ जाएगा, जिसमें से सॉरी 330 थोड़ी 1230 आ जाएगा। और आगे डिफरेंस निकालना है, तो हमें सितंबर और अक्टूबर का बोला है। सितंबर में हजार टोटल थे हमारे पास, जिसके अंदर से 160 जो है वो डिफरेंस था किसका, पोटैटो और पनीर का। क्लियर है? तो 1000 को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक बार हम मान लेते हैं कि पोटैटो ज़्यादा है, एक बार हम मान लेते हैं कि पनीर ज़्यादा है। टाइम कितना पड़ा? 3 मिनट पड़े हैं। तो हमने यहाँ पे पोटैटो को 160 दे दिया, बचा कितना 840, वो दोनों में डिवाइड कर दो। पनीर आ गया 420। यहाँ पे पनीर को हमने 160 दे दिया, बचा कितना 840, वो दोनों में डिवाइड कर दिया, तो पनीर कितना आ गया 580। एक केस हमारे पास है जिसके अंदर पनीर आया 420 और एक केस आया जिसमें मेरे पास पनीर आया 580। तो अगर 420 पनीर है तो पोटैटो कितने थे हमारे पास, वाइसे वर्सा, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सितंबर का आया है। और सितंबर और अक्टूबर दोनों का कितना है 1230, यानी कि अक्टूबर में पनीर निकाल सकती हूँ 1230 माइनस 420 और 1230 माइनस 580, $650। अब यहां पे बोला था अक्टूबर में दोनों का डिफरेंस कितना है 100 है। तो देखो और कुछ हमें पता है, यहाँ पे 1200 से हम कर सकते हैं। यहाँ पे 1200 मेरे पास टोटल थे, ये वाला क्वेश्चन करा देती हूँ, बाकी खुद से कर लेना। ठीक है, 1200 थे मेरे पास। पहले हम मान लेते हैं कि पनीर इज ग्रेटर देन पोटैटो, फिर हम मान लेते हैं कि पोटैटो इज ग्रेटर देन पनीर। पनीर को हमने 100 दिया, बचा कितना 1100, 1100 को दोनों में डिवाइड कर लो, 650, 550। और दूसरी बार में हमारे पास कितना आया है 550, 650। तो इन दोनों में 650 मेरे पास आ रहा है ना, तो दैट मीन्स हमारा ये वाला केस सही हो जाएगा, जिसमें सितंबर में 580 पनीर थे और अक्टूबर में 650 पनीर है। ठीक है, उससे पोटैटो निकल जाएगा। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन पोटैटो स्टफ्ड बन्स प्रोड्यूस्ड इन सितंबर एंड अक्टूबर, वो आप खुद निकाल लेना। क्लियर? जितना क्वेश्चन करवाना चाहिए था उतना मैंने आपको करवा दिया। अगला बोलता है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टफ्ड बन्स निकालने हैं, तो मैंने आपको टोटल निकाल के बता दिए थे, सबका एवरेज करना है, यानी टोटल डिवाइडेड बाय 3 मंथ्स है। अगर पोटैटो स्टफ्ड बन्स अगस्त में कम है पनीर स्टफ्ड बन्स से, जो मैंने आपको कम वाला करना सिखाया आपको वो वाला करना है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द पनीर स्टफ्ड बन्स इन अगस्त टू नंबर ऑफ स्टफ्ड बन्स इन अगस्त। पनीर को टोटल से रेशियो निकालना है। आपको वो केस अज्यूम करना है जिसमें पोटैटो ज़्यादा है। पोटैटो ज़्यादा है तो जितना डिफरेंस होगा वो पहले पोटैटो को दे दो, जो बाद के बचे उनको इक्वल डिवाइड कर दो। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पोटैटो स्टफ्ड बन्स इन जून एंड जुलाई इज 2:3 और टोटल नंबर ऑफ पनीर स्टफ्ड बन्स जून और जुलाई में कितने हैं 850 हैं। तो हमें नंबर ऑफ पनीर स्टफ्ड बन्स निकालने हैं जुलाई में। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके साथ इस इन्फॉर्मेशन को मिला के आप इसका आंसर डेफिनेटली निकाल लोगे, आई होप। क्योंकि मेरे पास भी एक टाइम कंस्ट्रेंट है इसलिए नहीं निकाला गया, सॉरी फॉर दैट। वो स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, बट कोई बात नहीं। आई होप आपको आज का मॉक टेस्ट सारा समझ में आ गया होगा। एंड काफ़ी देर से हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो लास्ट में आके थोड़ा सा मेरा भी इधर उधर हो गया दिमाग, बट कोई बात नहीं यार, गलती इंसानों से ही होती है और गलती करो तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट सेशन से ऐसा ना हो, क्योंकि इतने टाइम के बाद मैंने भी इतना लंबा सेशन लिया, थोड़ा सा लगा मुझे भी, बट कोई बात नहीं, हम इसी तरीके से चलते रहेंगे और मैं अपनी फॉर्म में वापस आ जाऊँगी। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। बाकी मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। जितने भी मॉक टेस्ट हैं पर एग्जामिनेशंस के, वो आपको 3 सालों के अवेलेबल होंगे, 2022, 2021 और 2020, तीनों सालों के। तो एम्पल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपके पास हो जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हर वीक हम लोग एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं एंड
इसी तरीके से अगले हफ्ते मैं कोशिश करूँगी मैं रीजनिंग का लेकर आऊँ, जिससे आपकी अच्छी सी रिवीजन हो जाए. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय.